नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर कर्णप्रयाग के थरारी तहसील के पैनगढ़ से है, जहां भूस्खलन है और इसकी चपेट में 3 मकान आकर के जमींदोज हो गए हैं। हादसे में घरों में रह रहे 5 लोग मलबे में दबे हैं। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई। 3 लोगों को अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं एक बच्चे को हायर सेंटर रेफर किया गया है। भूस्खलन की सूचना पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत बचाव का काम चल रहा है। घटना रात 1:30 बजे की है, जब लोग गहरी नींद में सोए थे। लैंडस्लाइड की घटना से स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि विस्थापन को लेकर कई बार प्रशासन से गुहार तो लगाई गई, लेकिन उस पर उनकी सुध नहीं ली गई और उसका खामियाजा 3 परिवारों ने भुगता है। तो इस पूरे मामले पर जिस तरीके की दरार या पहाड़ों की स्थिति थी, इसे देखते हुए प्रशासन से विस्थापन की मांग इस एरिया के लोग कर रहे थे, ऐसा कहना है तमाम क्षेत्रीय लोगों का। और अब जबकि भूस्खलन की वजह से 3 परिवार काल के गाल में समा गए, 5 लोगों के इसमें दबने की खबर है। चलिए इस खबर की डिटेल ज्यादा हमारे सहयोगी जितेंद्र के पास है, उन्हीं का रुख करते हैं। फोन लाइन पर वो मौजूद है। जितेंद्र, इस पूरे मामले पर अभी मौजूदा स्थिति क्या है? क्या रेस्क्यू अभी भी चल रहा है और क्या कहना है स्थानीय लोगों का प्रशासन को लेकर के? जी देखिए, ये घटना बीती रात 1:30 बजे की है और ये थराली तहसील के पैनगढ़ एक गांव है, वहां पर ये घटना है। गांव के ऊपर भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ है और मौत का सैलाब ये पैनगढ़ गांव के 3 परिवारों पर आके बरता है। यहाँ पर 5 लोग इस मलबे में दबे थे। रात 1:30 बजे की घटना है, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं। ये देहरादून से अपने गांव दीपावली मनाने आए थे, लेकिन उनकी दीपावली यहीं पर समाप्त हो गई है। 4 लोग काल के गाल में समा गए हैं, जबकि एक बच्चे को श्रीनगर रेफर किया गया है। लेकिन जितेंद्र, जिस तरीके से स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं प्रशासन को, क्या उन्हें अंदाजा था कि ये जहां पर घर मौजूद हैं वो बहुत स्थायी पहाड़ नहीं है, पहाड़ कच्चे हो रखे हैं, या किस तरीके की जानकारी, क्या कह रहे हैं वो? जी देखिए, जो ग्रामीणों से जो हमारी बातचीत हो पाई है, ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ साफ तरह से नाराजगी लोगों ने जताई है। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जताई है, क्योंकि कई समय से यहाँ भूस्खलन हो रहा है। ग्रामीणों ने कई बार मांग की है कि गांव का विस्थापन कर दिया जाए। भूगर्भीय सर्वे में भी ये जगह ठीक नहीं है। भूगर्भवेताओं ने भी बताया है कि ये गांव यहाँ से विस्थापन होना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है जितेंद्र, आप लगातार नजर बना करके रखिएगा, फीडबैक लीजिएगा, पता कीजिएगा कि आखिरकार प्रशासन इस हादसे के बाद किस तरीके से चेतता है और इन लोगों की गुहार पर किस तरीके से सरकार एक्शन लेती है, क्योंकि ये बहुत गंभीर है। अगर भूगर्भिक क्षेत्र पे इस पहाड़ पर रहना सही नहीं बताया जा रहा है, तो आखिर अब प्रशासन का आगे का रवैया क्या है? था कि यहाँ पर रहना उचित नहीं है, गांव का विस्थापन होना चाहिए। गांव वालों ने भी समय समय पे इस चीज की मांग उठाई है। प्रशासन से पत्राचार क्या है, धरना प्रदर्शन लोगों ने क्या है, जनप्रतिनिधियों से लोगों ने मांग की है। बावजूद इसके आज तक इस गांव का विस्थापन नहीं हो पाया, जिसका नतीजा रहा कि 4 लोग काल के गाल में समा गए। एक बच्चा अभी भी श्रीनगर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी प्रशासन नहीं चेता है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहाड़ों में आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती है। तमाम सारे भूस्खलन के क्षेत्र चमोली जिले में है। कई गांवों को भूस्खलन में प्रभावित बताया गया है, शिफ्टिंग की बात की गई है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते लोगों को इस तरीके से अपनी जान गंवानी पड़ती है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर। कांग्रेस हरिद्वार में प्रदर्शन कर रही है। हरिद्वार की ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत बहादुराबाद थाने में धरने पर बैठ गई हैं। इसके बाद इस धरने का समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी किया है। मौके पर पहुंचकर उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में डर का माहौल पैदा किया गया है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आज सुबह हरीश रावत थाने के बाहर योग करते हुए दिखाई दिए। रात भर थाने के बाहर ही बैठे रहे। सुबह होते ही वो वहां योग करने लगे, यानी रात बिताई थाने के बाहर हरीश रावत ने। उनके साथ अनुपमा रावत, हरिद्वार ग्रामीण से विधायक। और अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ योग करते नजर आए हरीश रावत, रात भर उन्होंने थाने के सामने ही डेरा डाला रहा तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, और सुबह जब हुई तो अपने डेली रूटीन के तहत योग करते दिखाई दिए। ये अनोखा प्रदर्शन है। हरीश रावत का कहना यह है कि जिस तरीके से ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उससे कांग्रेस
के कार्यकर्ताओं के भीतर डर का माहौल है। पंचायत चुनाव का ये मामला बताया जा रहा है। उस दरमियान बहुत सारी धाराओं में कई कार्यकर्ताओं के ऊपर कई मामले दर्ज हैं। उसी का विरोध कांग्रेस कर रही है। और देखिए किस अनोखे अंदाज में थाने के सामने मौजूद हैं हरीश रावत, जहां पर वो आपको योग करते दिखाई दे रहे हैं। इनके घर के बाहर कोई लॉन नहीं है, ना ही इन्हें इनका घर है, बल्कि ये थाने के बाहर रात भर धरना प्रदर्शन करने के बाद सुबह उठते ही अपने नियम के तहत योग करते नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पंचायती स्तर पर चुनावों को लेकर के कई लोगों पर बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। लोगों में डर का वातावरण पैदा किया गया ताकि लोग चुनाव न लड़ें, और उसमें भाजपा सफल भी होगी। और अब लोगों के घरों में जा कर के दस्तक दे रहे हैं पुलिस के लोग, परिवार के लोगों को धमका रहे हैं, छोटे बच्चों से कह रहे हैं तेरा बाप को भेज देना, नहीं तो तुमको भी बंद करवा देंगे, तुमको उठा करके ले जाएंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस पूरे मौके पर हरीश रावत लामबंद है, अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिवाली के मौके पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों को बोनस के साथ महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की सौगात दी है। इसके बाद रोडवेज कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 34% हो चुका है बढ़कर के। इसके अलावा धामी सरकार ने पुलिस कर्मियों को भी दीपावली का तोहफा दिया है। सरकार ने पुलिस कर्मियों को मिलने वाले पौष्टिक आहार भत्ता को 1500 के बजाय बढ़ा करके 1700 कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात प्रशिक्षकों के मूल वेतन का 15% प्रशिक्षण भत्ता देने का भी ऐलान किया गया है। तो कुल मिलाकर के दिवाली से पहले ये सुखद ऐलान तमाम पुलिस कर्मियों के लिए, रोडवेज कर्मचारियों के लिए, जहां पर धन के आगमन का जो पथ है और प्रशस्त हो गया है। इन सौगातों की वजह से बोनस बढ़ाया गया है, कहीं भत्ता बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर के अच्छी खबर रोडवेज कर्मचारियों के लिए, पुलिस के लिए। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की कल बोर्ड बैठक थी। उसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। एक तो रोडवेज के कर्मचारियों को 3% डीए की धनराशि देने पर सहमति हुई। दूसरा, दिवाली का बोनस देने पर सहमति हुई। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय था कि 2016 से परिवहन निगम में जो मृत आश्रित कर्मचारी थी उनके नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो कल बोर्ड बैठक में ये तय हुआ है कि हम अब रोडवेज में लगभग 195 जो मृत आश्रित कर्मचारी के रूप में उनके आश्रित हैं उनको हम नौकरी देंगे। तो देखते हैं इन सौगातों का असर ग्राउंड पर कितना पड़ा है। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। रवि, देखिए रोडवेज की जो कंडीशन थी उत्तराखंड में वो किसी से छुपी नहीं है। बड़े लंबे वक्त से हमने देखा है कि किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते आए, वेतन की मांग लेते आए और रेगुलेशन को लेकर भी परेशानियां थी। इस सौगात से कितनी राहत मिलने वाली है? बिल्कुल सुनेता, आपने सही कहा। उत्तराखंड रोडवेज की अगर बात करें तो हमेशा ही कई महीनों तक वेतन रुका रहता था और बोनस की तो बात ही नहीं थी। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो सितंबर माह तक का वेतन भी पूरा दे दिया गया है और इसके साथ ही इस बार बोनस भी दिया गया और 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, जिससे कर्मचारियों में उत्साह और उनको अच्छी भी लग रही है कि इस दीपावली पर उनको निगम की ओर से जो है तोहफा दिया गया है। ये भत्ता एरियर के फॉर्म में जुड़ के आएगा या अभी से इम्प्लीमेंट हो रहा है? रवि, सरकारी बिल्कुल सुनेता, देखिए ये 3% महंगाई भत्ता है, बढ़कर अब जो महंगाई भत्ता पहले मिलता था वो पूरा बढ़कर अब 34% हो जाएगा और इसके साथ ही जो बोनस है वो दिया गया है। इसमें एक नई बात यह है कि जो संविदा कर्मचारी हैं और जो तकनीशियन हैं, यानी कि जो सरकारी भी नहीं है, उनको भी 1100 कुछ रुपए इस बार दीपावली का बोनस दिया जा रहा है परिवहन में, जो कि एक पहली बार है। और तमाम जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए दीपावली पर इस तरीके का तोहफा जो है सरकार की ओर से दिया गया है। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं, 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जिनको बोनस का ऐलान हो गया है। 7,000 रुपये के करीब जो है प्रति कर्मचारी को ये बोनस मिलेगा। इसके अलावा पुलिस विभाग की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो पौष्टिक आहार भत्ता है उसमें हालांकि कम है, लेकिन 200 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले 1500 रुपये मिलते थे, अब 1700 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेगा। तो यहाँ पर भी खुशी की लहर है। तो कुल मिलाकर धामी सरकार की ये कोशिश है कि दीपावली पर इस बार सबकी दिवाली अच्छी हो और यही वजह है कि तमाम जो कर्मचारी हैं
उनके लिए बोनस हो या फिर महंगाई भत्ता हो, उसको उन अच्छा, तमाम रोडवेज चीजों के को वो बढ़ाया तमाम गया है। कर्मचारी और जो जितनी भी अपनी सरकार सैलरी की की आर्थिक अटकने की स्थिति बात है, कह उस रहे हिसाब थे, से सभी तो क्या पूरे डिपार्टमेंट में सैलरी जो पुराने लॉग थे वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये मान करके चले यहाँ से अब सारे व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है परिवहन की जो संपत्तियां थी उसमें भी तकरीबन 250 करोड़ रुपए इस बार जो है परिवहन के खाते में है। उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो परिवहन की तमाम जो बची हुई जो राशि थी वो भी इस बार जो है दी गई है। तो ऐसे में परिवहन के पास जो धन है वो इस वक्त पर्याप्त है और यही वजह भी है कि सितंबर माह तक की पूरी सैलरी जो है तमाम लोगों को दी गई है। आपने जिक्र किया था कि लगातार हम देखते थे धरना प्रदर्शन होते हैं, वेतनभोगी जो कर्मचारी उनको नहीं मिलता है, ड्राइवर कंडक्टर को एक ड्रेस जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। इस बार परिवहन में हम देख रहे हैं कि कुछ बेहतरी जरूर हुई है। हालांकि जो बोनस है, जो संविदा तदर्थ लोग हैं उनको कम है, लेकिन फिर भी दीपावली उनकी अच्छी हो, कोशिश की गई है धामी सरकार की ओर से। इस वजह से इन तमाम लोगों को भी सरकारी कर्मचारियों के अलावा भी तमाम लोग हैं रोडवेज के खजाने में पैसा आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए, चाहे एक बस का कंडक्टर हो या ड्राइवर हो, उसकी जिंदगी भी बेहतर होनी चाहिए, ये दिखाई देना चाहिए। इसीलिए आप ग्राउंड पर नजर बना करके रखेंगे, जैसे भी रिपोर्ट होगी हम जनता तक, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रवि, शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड से दिल्ली पहुंच चुके हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पीएम ने बद्री धाम में एक रात बिताई हो। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा सकुशल संपन्न हो गया। उत्तराखंड से पीएम को खासा लगाव है। यही वजह है कि किसी भी खास मौके पर पीएम उत्तराखंड आते हैं, सौगातों की झड़ी लगाते हैं। सीएम धामी भी पीएम को कितना सम्मान देते हैं, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। सीएम धामी ने पीएम मोदी को दिल्ली जाते वक्त जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर ब्रह्म कमल लगी उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी और अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई भेंट की। आज सुबह बद्रीनाथ धाम में बीआरओ के गेस्ट हाउस से पीएम मोदी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से रवाना हुए, जहां से विशेष विमान के जरिए पीएम दिल्ली के लिए निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बद्रीनाथ के दरबार में एक रात बिताई है और मेरे पीछे जो गेस्ट हाउस देख रहे हैं आप बीआरओ का, इसी गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को रुके थे और पर्वत श्रृंखलाएं आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई है, रात भर बर्फबारी हुई है, -डिग्री टेम्परेचर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस छोटे गेस्ट हाउस में एक रात बिताई है और ये एक बड़ी बात है और एक ये पहली बार ही हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पहली रात बिताई है। और देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से उड़ान भर चुका है और वो यहाँ से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं और वहाँ से फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे। पीएम मोदी ने बद्रीनाथ में बीआरओ के इसी गेस्ट हाउस में एक रात बिताई और अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान पीएम मोदी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात क्यों बिताई, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि जिस तरह से एक आस्था उनकी है, आध्यात्मिकता है उनकी भगवान बद्रीनाथ के प्रति और बाबा केदारनाथ के प्रति, उसी के साथ उन्होंने एक रात भगवान के दरबार में बिताई है ताकि देश की खुशहाली बनी रहे। और उसके साथ साथ ही देखिए तमाम जो डेवलपमेंट यहाँ पर किए जाने हैं उन डेवलपमेंट को किस तरह से और बेहतर तरीके से किया जाएगा वो किया जाना है। मेरे सामने जो आप ये कैमरे में देख रहे हैं जो झील है ये श्री नेत्र झील का इसका निर्माण किया जाना है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ किया है और उसकी समीक्षा भी की है। बद्रीनाथ धाम के दौरे के दौरान पीएम के साथ प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा हर वक्त मौजूद रहे। सौरभ बहुगुणा की माने तो पीएम के इस दौरे से देशवासियों में चार धाम के प्रति विश्वास और बढ़ा है। जब देश के प्रधानमंत्री एक केदारनाथ धाम में हर साल कपाट बंद होने पे आते हैं, वहाँ पर आध्यात्मिक तौर से वो समय बिताते हैं, तो लोगों में भी विश्वास बढ़ता है कि यहाँ जाना सेफ़ है, यहाँ जाना हमारे लिए कोई खतरे की इसमें वो नहीं बात। केदारनाथ में 5 लाख के ऊपर आदमी 5-6 लाख रुपए कभी नहीं आते थे और इस बार केदारनाथ धाम में 15 लाख आदमी आया है। तो आप खुद मान सकते हैं कि एक विश्वास जो जगह है लोगों के अंदर केदारनाथ धाम को लेके, सिक्योरिटी को लेके, उनकी सुविधाओं को लेके, वो अगर किसी ने जगाया है इस देश में तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। बद्रीनाथ धाम की पर्वत श्रृंखलाओं को देखिए जो बर्फ से ढकी हुई हैं। माइनस टेम्परेचर में पीएम मोदी ने यहाँ एक रात बिताई और इसकी एकमात्र वजह है बद्री केदार के प्रति पीएम के मन में अपार आस्था। यही वजह है कि समूचे उत्तराखंड के अलावा पीएम का पूरा फोकस केदारनाथ और बद्रीनाथ के विकास पर रहता है।
21 तारीख की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रात बद्रीनाथ धाम में बिताई है। -डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री यहाँ रहे हैं। मैं आपको देखिए तस्वीरें दिखाता हूँ। जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ऊपर आप देखेंगे तो बर्फ़ से पूरी तरह से ढक गई हैं। रात को बहुत ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पर हुई है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आपको परिसर नज़र आ रहे हैं, तमाम आवासीय परिसर, इन्हीं आवासीय परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीआरओ के गेस्ट हाउस में एक रात भगवान बद्रीनाथ के दरबार में बिताई है। और ये बहुत बड़ा एक इसका कारण भी है, रीज़न भी है, क्योंकि जो आप पूरा ये बद्रीनाथ धाम का परिसर आप देख रहे हैं, जहाँ पर आपको आवासीय भवन नज़र आ रहे होंगे, इन आवासीय भवनों को तोड़कर यहाँ इसका रीडेवलपमेंट किया जाना है। इन्हीं तमाम कारणों से, इन्हीं तमाम चीज़ों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रात बिताई है। यहाँ पर तकरीबन 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ शिलान्यास किया है, जिनकी आधारशिला रखी गई है, जिसमें कई तरह के डेवलपमेंट किए जाने हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था भगवान बद्रीनाथ के प्रति थी और वो रात को यहाँ रुके और रात को रुककर तमाम अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की कैसे बद्रीनाथ धाम को और बेहतर कर सकते हैं। तो अब ये कहेंगे कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ धाम में एक रात बिताई है और उसके रीडेवलपमेंट के लिए एक बेहतर प्लान तैयार किया है। बद्रीनाथ धाम से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो आपको बताएं, दीपोत्सव में काशीपुर में 51,000 दिए जलाने की तैयारी है। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 51,000 दिए जलाए जाएंगे। काशीपुर का पौराणिक स्थल है, द्रोणा सागर पांडवकालीन है ये स्थल और अब दीपोत्सव का साक्षी बनेगा। तो द्रोणा सागर में 51,000 दिए जलाने की पूरी तैयारी है। ये देवभूमि के दीपोत्सव का साक्षी बनेगा। 51,000 दियों के साथ आज यहाँ भव्य दिवाली आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूँ तीर्थ द्रोणा सागर में। तपोभूमि है ये, द्रोणाचार्य जी की पांडवकालीन है। और आज यहाँ हिंदू राष्ट्र शक्ति द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 51,000 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है कार्यक्रम के संयोजक व हिंदू राष्ट्र शक्ति के संरक्षक दीपक वाली जी। सर, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? सबसे पहले आज माननीय मुख्यमंत्री जी का काशीपुर आगमन और यहाँ पर पहुँचना तीर्थ द्रोणा सागर पर, जो आपको पता है कि बहुत महत्व की जगह है काशीपुर, ये उत्तराखंड के लिए। तो 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचकर दीपोत्सव के 51,000 दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और यहाँ पर आने के बाद हमारे राम दरबार, जो श्री राम का परिवार है, उनका तिलक करेंगे। उसके बाद जो अपार जन समूह यहाँ पर होगा। एबीपी गंगा के लिए काशीपुर से विकास गुप्ता। इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।